हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप MPNHM स्टाफ नर्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF परचेज करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप PDF परचेज कर सकते हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन्स इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। यहाँ पर पूछा गया है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर कौन सी जो वैक्सीन है जो कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है या हमें एडमिनिस्टर नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज मीजल्स, ऑप्शन नंबर बी इज रुबेला, ऑप्शन नंबर सी इज वेरिसेला एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा वैक्सीन है जो कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है प्रेगनेंसी के टाइम पर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ये सारे ही वैक्सीन जो हैं ये प्रेगनेंसी के टाइम पर कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। मीजल्स, रुबेला, वेरिसेला, ये सारे ही जो वैक्सीन है इन्हें हमें एडमिनिस्टर नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एंटीरियर फॉन्टनल क्लोजेज बाय द एज ऑफ। यहाँ पर पूछा गया है कि जो एंटीरियर फॉन्टनल रहते हैं वो कब क्लोज होते हैं, कौन सी एज पर क्लोज हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज 6 to 8 मंथ, ऑप्शन नंबर बी इज 12 to 18 मंथ, ऑप्शन नंबर सी इज 24 to 30 मंथ एंड ऑप्शन नंबर डी इज 30 to 36 मंथ। तो यहाँ पर हमें एंटीरियर फॉन्टनल्स बताने हैं कब क्लोज हो जाते हैं, कौन सी एज में। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 12 to 18 मंथ। एंटीरियर फॉन्टनल्स जो होते हैं ये लार्जेस्ट फॉन्टनल होते हैं, इनका जो शेप रहता है वो डायमंड शेप होता है और ये जो है क्लोज होने में 12 to 18 मंथ इन्हें लगता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पेन एंड टेंडरनेस इन द रीजन ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस इज इंडिकेटिव ऑफ। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि पेशेंट को सिम्फाइसिस प्यूबिस वाले रीजन में पेन और टेंडरनेस देखने को मिल रही है तो वो किस चीज़ को इंडिकेट करेगा। ऑप्शन नंबर ए इज पेल्विक फ्रैक्चर, ऑप्शन नंबर बी इज स्पाइनल फ्रैक्चर, ऑप्शन नंबर सी इज फीमर फ्रैक्चर एंड ऑप्शन नंबर डी इज रिब फ्रैक्चर। तो यहाँ पर हमें बताना है कि यदि प्यूबिक सिम्फाइसिस वाले रीजन में पेन और टेंडरनेस हो रहा है पेशेंट को तो वो किस चीज़ को इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, पेल्विक फ्रैक्चर। प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है ये पेल्विक बोन का पार्ट है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज पेल्विक फ्रैक्चर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हु हैज़ रिटन द संस्कृत बुक मेघदूत। मेघदूत जो संस्कृत बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इज तुलसीदास, ऑप्शन नंबर बी इज वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर सी इज कालिदास एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो संस्कृत बुक मेघदूत है वो किसके द्वारा लिखी गई थी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कालिदास। कालिदास के द्वारा जो है संस्कृत बुक मेघदूत लिखी गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इन सेरिब्रम ऑडिटरी एरिया ऑकर्स इन। यहाँ पर पूछा गया है कि सेरिब्रम में ऑडिटरी एरिया जो है वो इनमें से कौन से जगह पर प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर ए इज फ्रंटल लोब, ऑप्शन नंबर बी इज पेराइटल लोब, ऑप्शन नंबर सी इज टेम्पोरल लोब एंड ऑप्शन नंबर डी इज ऑक्सीपिटल लोब। तो यहाँ पर हमें ऑडिटरी एरिया बताना है। ऑडिट एरिया मतलब जिसके द्वारा हमें सुनाई देता है वो वाला एरिया हमें यहाँ पे बताना है।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब में ऑडिटरी एरिया प्रेजेंट रहता है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है द मोस्ट कॉमन ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मैनिया इज। यहाँ पर पूछा गया है कि मैनिया को ट्रीट करने के लिए कौन सा कॉमन ड्रग यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज बेंजोडाइजेपिन, ऑप्शन नंबर बी इज लिथियम, ऑप्शन नंबर सी इज एमिप्रामाइन एंड ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर हमें बताना है मैनिया के ट्रीटमेंट के लिए कौन सी मोस्ट कॉमन ड्रग हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, लिथियम। मैनिया को ट्रीट करने के लिए जो है मोस्ट कॉमनली लिथियम यूज की जाती है। उसके बाद पूछा गया है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीवीएम। वीवीएम का फुल फॉर्म क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इज वैक्सीन वायबिलिटी मॉनिटर, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज वैक्सीन वायल मॉनिटर, ऑप्शन नंबर 3 इज वैक्सीन वर्टिफिकेशन मॉनिटर एंड ऑप्शन नंबर 4 इज वायरल वायबिलिटी मॉनिटर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड, वैक्सीन वाइल मॉनिटर। वैक्सीन की जो है मॉनिटरिंग करने के लिए वाइल में जो वैक्सीन वाइल मॉनिटर लगाया जाता है, यहाँ पर वीवीएम उसे कहा जाता है और वीवीएम का फुल फॉर्म है वैक्सीन वाइल मॉनिटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड इज द चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पर पूछा गया है कि फूड के कॉन्स्टिट्यूट में एनर्जी का चीफ सोर्स जो है इनमें से कौन सा रहता है। ऑप्शन नंबर ए इज कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज प्रोटीन, ऑप्शन नंबर 3 इज विटामिन एंड ऑप्शन नंबर 4 इज लिपिड। तो यहाँ पर हमें बताना है कि फूड कॉन्स्टिट्यूएंट में चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी इनमें से कौन सा रहता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है ये चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग इज। मॉडर्न नर्सिंग के फाउंडर कौन थे। ऑप्शन नंबर ए इज डॉर्थिया डिक्स, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ऑप्शन नंबर 3 इज क्लारा बार्टन, ऑप्शन नंबर 4 इज मैरी मोहनी। तो यहाँ पर हमें बताना है कि मॉडर्न नर्सिंग के फाउंडर कौन थे। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है इन्हें फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द ओरल हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी कमेंस्ड फ्रॉम। यहाँ पर पूछा गया है कि जो ओरल हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं उन्हें कब से स्टार्ट करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज 10th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ऑप्शन नंबर 3 इज 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड ऑप्शन नंबर 4 इज 6th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो ओरल हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव है वो कब स्टार्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड, फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन। फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन से जो है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हार्मोनल पिल्स जो है ये स्टार्ट की जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द फर्स्ट बैंक मैनेज्ड बाय इंडिया वाज। यहाँ पर पूछा गया है कि इंडिया के द्वारा कौन सी फर्स्ट बैंक मैनेज की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इज पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अवध बैंक, ऑप्शन नंबर 3 इज बनारस स्टेट बैंक एंड ऑप्शन नंबर 4 is Punjab and Sindh Bank। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड, अवध बैंक। अवध बैंक जो थी ये कमर्शियल बैंक थी जो कि इंडिया के अंदर 1881 में स्टैब्लिश की गई थी फैजाबाद में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया द लार्जेस्ट ऑफ लिविंग बर्ड्स इज। इनमें से हमें बताना है कि कौन सी जो बर्ड है वो सबसे लार्जेस्ट होती है। ऑप्शन नंबर ए इज कैजोवेरी, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज एल्बेट्रॉस, ऑप्शन नंबर 3 इज ऑस्ट्रिच एंड ऑप्शन नंबर 4 इज एलिफेंट बर्ड। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो लार्जेस्ट लिविंग बर्ड्स है वो इनमें से कौन सी है।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3 ऑस्ट्रिच। बिगेस्ट ऑफ ऑल द बर्ड्स ऑन अर्थ बोथ इन साइज एंड वेट, दोनों ही साइज और वेट में जो है हमारे अर्थ में सबसे बिगेस्ट बर्ड जो है वो ऑस्ट्रिच को माना गया है। और इसकी जो है 9 फीट इसकी जो हाइट है वो 9 फीट रहती है, मीटर्स में देखा जाए तो 2.7 मीटर रहती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया मेल स्टरलाइजेशन इज अदरवाइज कॉल्ड एज, पूछा गया मेल स्टरलाइजेशन को और क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज ट्यूबेक्टोमी, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज वेसेक्टोमी, ऑप्शन नंबर 3 इज साल्पिंजेक्टोमी, ऑप्शन नंबर डी इज ऑरिएक्टोमी। तो यहाँ पर हमें बताना है कि मेल स्टरलाइजेशन के लिए क्या टर्म यूज की जाती है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड वेसेक्टोमी। मेल स्टरलाइजेशन के लिए टर्म यूज की जाती है वेसेक्टोमी। उसके बाद पूछा गया राइस वाटर स्टूल इज अ सिम्पटम ऑफ, राइस वाटर स्टूल जो है वो कौन से डिसीज कंडीशन में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इज कॉलेरा, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज टाइफाइड, ऑप्शन नंबर 3 इज डिसेंट्री, ऑप्शन नंबर 4 इज इन्फ्लामेटरी बॉवल डिसीज। तो यहाँ पर हमें बताना है कि राइस वाटर स्टूल जो है ये कौन से डिसीज कंडीशन का सिम्टम है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए कॉलेरा है। कॉलेरा में जो है राइस वाटर स्टूल के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और विब्रियो कॉलेरा नाम के बैक्टीरिया के कारण ये डिसीज कंडीशन होती है। और जो ये डिसीज़ स्प्रेड होती है ये कॉन्टैमिनेटेड फूड एंड वाटर के द्वारा जो है ट्रांसमिट होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इज कॉमन इन क्लाइंट्स विथ एक्टिव ट्यूबरक्यूलोसिस। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि पेशेंट को एक्टिव ट्यूबरक्यूलोसिस हो तो उसमें क्या कॉमन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज वेट लॉस, ऑप्शन नंबर सी इज ऑप्शन नंबर सेकेंड इज इंक्रीज्ड एपेटाइट, ऑप्शन नंबर 3 इज डिज्निया ऑन एक्सर्शन एंड ऑप्शन नंबर 4 इज मेंटल स्टेटस चेंजेस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट वेट लॉस। वेट लॉस जो है ये कॉमन सिम्टम है ट्यूबरक्यूलोसिस का। जिस भी पेशेंट को जो भी पेशेंट एक्टिव ट्यूबरक्यूलोसिस से सफ़र कर रहा होगा तो उसमें हमें वेट लॉस के सिम्टम्स कॉमनली देखने को मिलते हैं। उसके बाद पूछा गया है अ क्लीनिंग एनीमा इज ऑर्डर्ड फॉर अ 55-year-old क्लाइंट बिफोर इंटेस्टाइनल सर्जरी, द मैक्सिमम अमाउंट गिवन इज। यहाँ पर पूछा गया है कि एक पेशेंट है जिसकी इंटेस्टाइनल सर्जरी हुई है, 55 ईयर्स ओल्ड पेशेंट है और पेशेंट को क्लीनिंग एनीमा ऑर्डर किया गया है, तो हमें कितना अमाउंट में मैक्सिमम अमाउंट हमें बताना है, कितना मैक्सिमम अमाउंट जो है हम एडमिनिस्टर करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज़ 150 to 200 ml, option number second is 200 to 400 ml, option number 3 is 400 to 750 ml, option number 4 is 750 to 1000 ml। तो यहाँ पर हमें बताना है कि अगर एक एडल्ट के लिए क्लीनिंग एनीमा हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका कितना मैक्सिमम अमाउंट हमें यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4 750 to 1000 ml जो है क्लीनिंग एनीमा का मैक्सिमम अमाउंट यूज़ किया जाता है एक एडल्ट के लिए यदि हम क्लीनिंग एनीमा यूज़ कर रहे हैं तो। उसके बाद पूछा गया है द pH ऑफ ब्लड इज बिटवीन, नॉर्मल जो ब्लड का pH है वो कितना रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर इज 6.5 to 7, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज 7.35 to 7.45, ऑप्शन नंबर 3 इज 8 to 9 एंड ऑप्शन नंबर 4 इज 4.5 to 5। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड 7.35 to 7.45। जो नॉर्मल ह्यूमन का ब्लड पीएच लेवल है वो 7.35 से 7.45 रहता है।
उसके बाद पूछा गया है क्रॉस इन्फेक्शन कैन अकर थ्रू फॉलोइंग एक्सेप्ट, यहाँ पर पूछा गया है कि ये सभी जो है क्रॉस इन्फेक्शन के द्वारा हो सकते हैं सिर्फ किसी एक को छोड़ के। ऑप्शन नंबर ए इज फॉर्माइट्स, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज ऑटोक्लेविंग, ऑप्शन नंबर 3 इज कंटामिनेटेड फूड एंड ड्रिंक एंड ऑप्शन नंबर 4 इज इंसेक्ट। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो क्रॉस इन्फेक्शन है वो इनमें से सभी के द्वारा हो सकता है सिर्फ किसी एक को छोड़ के। फॉर्माइट्स मतलब कि जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर यदि कोई इन्फेक्शन हो, जैसे किसी क्लॉथ्स के ऊपर, आर्टिकल्स के ऊपर, तो उसे फॉर्माइट्स कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड, ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग के द्वारा जो है जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसे किल किया जाता है, ना कि उसके द्वारा क्रॉस इन्फेक्शन होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा ऑटोक्लेविंग। उसके बाद पूछा गया है अ जनरल टर्म डिनोटिंग इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट इज, यहाँ पर पूछा गया है यदि हार्ट में इन्फ्लेमेशन हो तो उसके लिए क्या जो टर्मिनोलॉजी है वो यूज़ की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज एंजाइना पेक्टोरिस, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, ऑप्शन नंबर सी इज कार्डाइटिस एंड ऑप्शन नंबर 4 इज ब्रेडिकार्डिया। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3, कार्डाइटिस। यदि हार्ट में इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो उसके लिए जो जनरल टर्म यूज़ की जाती है दैट इज कार्डाइटिस। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली फाउंड इन लॉन्ग टर्म केयर ऑफ पेशेंट। यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कौन से टाइप का जो इन्फेक्शन है वो मोस्ट फ्रिक्वेंटली हमें देखा जाता है उन पेशेंट्स में जो लॉन्ग टर्म केयर में रहते हैं, मतलब लंबे समय तक जो एडमिट रहते हैं हॉस्पिटल्स में, उन पेशेंट्स में कौन से टाइप का इन्फेक्शन मोस्ट कॉमनली देखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ऑप्शन नंबर 3 इज यूरिनरी ट्रैक्ट एंड ऑप्शन नंबर 4 इज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो लॉन्ग टर्म केयर वाले पेशेंट रहते हैं उनमें कौन से टाइप का इन्फेक्शन ज़्यादातर देखा जाता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं लंबे समय तक, उनमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन देखने को मिलता है। ऑप्शन है ये इंडवेलिंग यूरिनरी कैथेटर के कारण ज़्यादा होता है, क्योंकि जो कैथेटर अगर पेशेंट लंबे समय तक हॉस्पिटल में एडमिट रहता है तो जो कैथेटर है वो भी लंबे समय तक लगा रहता है पेशेंट में, इसलिए उसकी वजह से यूटीआई होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद पूछा गया है कुकिंग गैस सप्लाइड इन सिलेंडर्स बाय गैस एजेंसीज इज इन द फॉर्म ऑफ। यहाँ पर पूछा गया है गैस एजेंसीज के द्वारा जो कुकिंग गैस होती हैं उन सिलेंडर में कौन सी गैस फिल होती है। ऑप्शन नंबर ए is liquid, option number second is gas, option number 3 is solid, option number 4 is a solution। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो घरों में खाना बनाने के लिए जो गैस यूज़ की जाती है, सिलेंडर जो रहते हैं उनमें कौन से फॉर्म में गैस जो है वो फिल रहती है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लिक्विड। लिक्विड फॉर्म में जो है सिलेंडर में गैस प्रेजेंट रहती है, जिसे लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी कहा जाता है, या एलपीजी शॉर्ट फॉर्म में इसे एलपीजी गैस कहा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द गैस यूज्ड इज इन द फायर एक्सटिंग्विशर इज। यहाँ पर पूछा गया है जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं जो कि आग बुझाने में हेल्प करते हैं उनमें कौन सी गैस प्रेजेंट होती है। ऑप्शन नंबर ए इज नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर थर्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन नंबर 4 इज हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हमें बताना है कि फायर एक्सटिंग्विशर में कौन से टाइप की गैस यूज की जाती है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड। जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज की जाती है।
फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अर्ली फॉर्म ऑफ पेरियोडोंटल डिसीजेज। यहाँ पर पूछा गया है पेरियोडोंटल डिसीज का अर्ली फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए इज पेरियोडोंटाइटिस, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज ओरल कैंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज जिंजिवाइटिस एंड ऑप्शन नंबर 4 इज डेंटल कैरीज। तो यहाँ पर हमें बताना है पेरियोडोंटल डिसीज का अर्ली फॉर्म क्या होता है, पहले कौन सा डिसीज होगी, उसके बाद उसका कॉम्प्लिकेशन से पेरियोडोंटल डिसीज हो सकती है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3 जिंजिवाइटिस। पहले जो पेशेंट को है जिंजिवाइटिस होता है, जिंजिवाइटिस मतलब जो गम्स है उनमें इन्फ्लेमेशन होता है, यदि उसे ट्रीट ना किया जाए तो वो आगे चल के पेरियोडोनाइटिस या तो फिर पेरियोडोंटल डिसीज में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया टू मेक एन इंस्ट्रूमेंट फ्री ऑफ HIV वायरस इट इज़ कैप्ड इन। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि HIV वायरस से किसी इंस्ट्रूमेंट को फ्री करना हो तो उसे कहाँ पर रखेंगे, कौन से सॉल्यूशन में। ऑप्शन नंबर ए इज स्प्रिट फॉर 24 आवर, 24 घंटे के लिए स्प्रिट में रखना है, या फिर ऑप्शन नंबर सेकेंड 2% ग्लूट्राल्डिहाइड सॉल्यूशन में रखेंगे, या फिर ऑप्शन नंबर 3 सेवलॉन सॉल्यूशन लेंगे 1:100 स्ट्रेंथ में, या फिर ऑप्शन नंबर 4 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो यहाँ पर हमें बताना है HIV वायरस से किसी इंस्ट्रूमेंट को फ्री करने के लिए उसे कहाँ रखा जाता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड 2% ग्लूट्राल्डिहाइड सॉल्यूशन। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को HIV फ्री करने के लिए उसे 2% ग्लूट्राल्डिहाइड सॉल्यूशन में रखा जाता है। उसके बाद पूछा गया है इन ह्यूमन बॉडी द लेग बोन्स आर। यहाँ पर पूछा गया ह्यूमन बॉडी में लेग बोन्स कौन सी होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इज ह्यूमरस एंड फीमर, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज फिब्यूला एंड टिबिया, ऑप्शन नंबर 3 इज फिब्यूला एंड अल्ना, ऑप्शन नंबर 4 इज टिबिया एंड रेडियस। तो यहाँ पर हमें बताना है कि ह्यूमन बॉडी में लेग बोन्स जो हैं वो कौन सी होती हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड फिब्यूला एंड टिबिया। टिबिया फिब्यूला जो बोन्स हैं ये हमारे लेग में प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद पूछा गया है कैपिलरी रिफिल टाइम इज नॉर्मली। यहाँ पर जो कैपिलरी रिफिल टाइम होता है वो पूछा गया है नॉर्मली कितना कैपिलरी रिफिल टाइम रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज 1 to 6 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज 1 to 3 सेकेंड, ऑप्शन नंबर C is 2 to 5 second and option number D is less than 10 second. तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी नॉर्मल जो कैपिलरी रिफिल टाइम है वो 1 to 3 सेकेंड रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 7 वीक आफ्टर द कंसेप्शन द ग्रोइंग स्ट्रक्चर इनसाइड द यूट्रस इज नाउ कॉल्ड एज। यहाँ पर पूछा गया है कि कंसेप्शन के 7 वीक कंप्लीट होने के बाद यूट्रस के अंदर जो स्ट्रक्चर रहेगा, जो भी प्रोडक्ट रहेगा, उसके लिए क्या टर्म यूज़ की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज जाइगोट, ऑप्शन नंबर बी इज एम्ब्रियो, ऑप्शन नंबर सी इज फीटस एंड ऑप्शन नंबर डी इज नियोनेट। तो यहाँ पर हमें बताना है 7 वीक के कंसेप्शन के बाद जो यूट्रस में प्रोडक्ट रहेगा उसके लिए हम क्या टर्म यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कहा जाता है 7 वीक यदि कंप्लीट हो चुका है गेस्टेशन का तो उसे एम्ब्रियो कहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि जो कंसेप्शन का प्रोडक्ट है वो 8 वीक ऑफ गेस्टेशन कंप्लीट हो गया है तो उसे एम्ब्रियो कहा जाता है। 8 वीक ऑफ गेस्टेशन से लेके डिलीवरी तक का जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन रहता है उसे फीटस कहते हैं। फिर उसके बाद यदि बर्थ हो चुकी है बेबी की तो बर्थ से लेके 4 वीक मतलब 28 डेज तक उसे न्यूनेट कहा जाता है, और 4 वीक से लेके 1 ईयर तक का जो बेबी रहेगा उसके लिए इन्फेंट टर्म यूज़ की जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है
द हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल आर, ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? ऑप्शन नंबर ए इज गोनाडोट्रोपिन, ऑप्शन नंबर बी इज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन नंबर सी इज गोनाडोट्रोपिन एंड ईस्ट्रोजन एंड ऑप्शन नंबर डी इज गोनाडोट्रोपिन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, गोनाडोट्रोपिन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये तीनों ही हार्मोन जो है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, बताना है कि अम्बलाइकल कॉर्ड की एवरेज लेंथ कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए इज 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी इज 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी इज 10 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन नंबर डी इज 55 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें अम्बलाइकल कॉर्ड की एवरेज लेंथ बतानी है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 55 सेंटीमीटर। अम्बलाइकल कॉर्ड की जो एवरेज लेंथ है वो 55 सेंटीमीटर रहती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ऑन विच डेट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड ट्यूबरक्यूलोसिस डे। यहाँ पर पूछा गया है कि WHO के द्वारा वर्ल्ड ट्यूबरक्यूलोसिस डे कौन सी डेट पर सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज 24 मार्च, ऑप्शन नंबर बी इज 24 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी इज 7 अप्रैल एंड ऑप्शन नंबर डी इज 14 नवंबर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 24 मार्च। 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरक्यूलोसिस डे ऑब्जर्व या सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज की वीडियो में हमने नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। यदि आप और क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है MPNHM स्टाफ नर्स की, वहाँ पर जाकर आप और क्वेश्चंस देख सकते हैं। और यदि आप MPNHM स्टाफ नर्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF परचेज करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके PDF परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।